हाय फ्रेंड्स, वेलकम है हमारे जीएस इंडिया यूट्यूब चैनल्स पे। टुडे वी हैव सेलेक्टेड टेस्ट नंबर 114। फ्रेंड्स, ये हमारा टेस्ट नंबर 114 है। इस पे हम बात करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपका सिलेबस भी है। कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज, संचारी और गैर संचारी बीमारियां। फिर इसके बाद इसी में बात करेंगे क्रोनिक और एक्यूट डिसीजेज क्या होती हैं। एसटीडीएच डिसीजेज मतलब यौन संचारित बीमारियां क्या होती हैं। नेक्स्ट होगा टॉपिक हमारा वेक्टर बॉर्न डिसीजेज क्या होती है। ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि इससे हर साल हर एक एग्जाम्स में, ऑल स्टेट से रिलेटेड सभी एग्जाम्स में एक या दो क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। डायरेक्टली यहाँ से एक दो या क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में मिल जाएंगे, एग्जैक्ट मिल जाएंगे जिस तरह हमने आपको क्वेश्चन दिया है, बशर्ते आपको सभी क्वेश्चन कंप्लीट कर लेना चाहिए। ओके, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, आप समझ सकते हैं। ये आपका सिलेबस भी है, अगर आपने अपना सिलेबस भी देखा हो। सभी एग्जाम्स में यहाँ से एक क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, हर साल पूछे जाते हैं। यहाँ पर देख लें आप अपनी स्क्रीन पर, ये क्वेश्चन जो भी है सभी नर्सिंग एग्जाम्स के लिए, ऑल स्टेट से जितने भी नर्सिंग एग्जाम्स होते हैं, एएनएम, जेएनएम, स्टाफ नर्स, सीएचओ, एमपीपीबी, वेपएम्स, एमपीएसडब्ल्यू, हरियाणा स्टाफ नर्स, पंजाब, यूपीएनएचएम, एमपीएनएचएम, एमपीसीएचओ, यूपीसीएचओ, राजस्थान, बिहार, असम, जम्मू कश्मीर, केरला, महाराष्ट्र, सभी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आर्मी नर्सिंग, सीआरपीएफ नर्सिंग, एम्स, पीजीआई। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट, आपकी स्क्रीन पर ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पढ़ लें आप और अपना आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्न में से कौन सी संचारी बीमारी कम्युनिकेबल डिसीज है। संचारी बीमारी जो होती है उसी को इंग्लिश में कम्युनिकेबल डिसीज कहा जाता है। इंग्लिश में आप पढ़ लें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कम्युनिकेबल डिसीज। कौन सी है कम्युनिकेबल डिसीज, कमेंट करिए अपना आंसर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा कोविड-19। कोरोना वायरस 19 या कोविड-19 ये क्या है, कम्युनिकेबल डिसीजेज होती है। कम्युनिकेबल डिसीजेज क्या होती हैं, ऐसी डिसीजेज जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलती हैं तो उसे कहा जाता है कम्युनिकेबल डिसीज। एक पर्सन से दूसरे पर्सन या एक एनिमल्स या किसी के माध्यम से, एनिमल्स या पर्सन के द्वारा फैलेगी एक से दूसरे में, उसी को कहेंगे कम्युनिकेबल डिसीज, मतलब संचारी रोग। संचारी का मतलब है संचार करना, प्रसार करना। ओके, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। कोई भी क्वेश्चन को आप स्किप ना करें, सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जितनी भी डिटेल्स बताते हैं अल्टीमेटम आपको एक बार पढ़ लेना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम्स में एक क्वेश्चन आता ही आता है। ओके, तो कोविड-19 इज अ कम्युनिकेबल डिसीज। ओके, ये एक संचारी बीमारी है। क्वेश्चन नंबर 2 है, आपकी स्क्रीन पर पढ़ लें फिर अपना आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 2, बिंदुक संक्रमण हिंदी में भी देख लें आप किस तरह लिखा जाता है और इंग्लिश में भी क्वेश्चन को देख लिया करें। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के द्वारा निम्न में से कौन सी बीमारी फैलती है। बिंदुक कभी कभी लिख दिया, कभी कभी बूंद इन्फेक्शन लिखा जाता है, एक बूंद संक्रमण। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज स्प्रेड बाय द ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। क्या होगा इसका राइट आंसर, कमेंट करिए अपना आंसर। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के द्वारा निम्न में से कौन सी बीमारी फैलती है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है वो बीमारी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा खसरा या मेजल्स। ओके, ये क्या है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के द्वारा फैलती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए थोड़ा डिटेल्स समझ लेते हैं। ये खसरा इसका आंसर होगा। फिर अब इसके लक्षण थोड़ा समझ लेते हैं कि लक्षण क्या होते हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं। जब भी जिस व्यक्ति को खसरा होता है, इसके जो लक्षण होते हैं, खांसी आना, छींक आना, नाक बहना, बुखार, ये लक्षण होते हैं किसके, मीजल्स के या खसरा के। ओके, फिर देख लीजिए किसके माध्यम से प्रसार होता है या किसके माध्यम से फैलता है। छींक आने पर या किसी के सामने बात करने से या चुंबन मतलब किस करने के समय भी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचारित होता है। तो ध्यान रखें, जो लोग भी ज़्यादा किस करते हैं वो इस पर कंट्रोल रखें और थोड़ी सावधानी बरतें। ओके, क्योंकि क्या होता है, खसरा हो जाता है अगर कोई भी व्यक्ति क्या है इससे संक्रमित है। ओके, यहाँ पर जो लिखा है, यहाँ पर इसका मतलब है बात करने से, खांसने से, छींक आने से उसके सामने। और नेक्स्ट पॉइंट पे मेंशन है कप, चम्मच, खाने पीने के बर्तन द्वारा भी ये फैलता है। ओके, तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है संचारी रोग कम्युनिकेबल डिसीज, इसी को कहा जाता है। निम्न में से कौन सी नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कम्युनिकेबल डिसीज। आपको बताना है इसमें कौन सी नहीं है, बाकी सभी हैं, एक नहीं है कम्युनिकेबल डिसीज। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा कैंसर कम्युनिकेबल डिसीज नहीं है, मतलब संचारी रोग नहीं है। ये किसी को छूने या पकड़ने से नहीं होता, क्या, कैंसर। ओके, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आप पढ़ ले फिर अपना आंसर बताएं।
निम्न में से कौन सा वेक्टर बॉर्न रोग नहीं है या वेक्टर बॉर्न डिसीज नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर बॉर्न डिसीज? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आप अपना आंसर बता सकते हैं कौन सी नहीं है। बाकी सभी हैं, एक नहीं है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। यहाँ से कई क्वेश्चन अलग अलग बनाए जाते हैं एग्जाम्स में। ठीक है, अभी हम और प्रैक्टिस करेंगे और लास्ट में इनका रिवीजन भी करेंगे। तो समझ लें, डायबिटीज ये वेक्टर बॉर्न डिसीज नहीं है। बाकी क्या है, सभी मलेरिया वेक्टर बॉर्न डिसीज है, डेंगू वेक्टर बॉर्न डिसीज है, प्लेग वेक्टर बॉर्न डिसीज है। ये एकदम रट्टा मार लें या याद कर लें, ठीक है, क्योंकि यहाँ से अक्सर एग्जाम्स में क्वेश्चन उठता है, तो ध्यान में रखना है अपने। ओके, क्वेश्चन नंबर है 5। ये रहा आपकी स्क्रीन पर, पढ़ लें आप और अपना आंसर बताएं। निम्न में से कौन सी या कौन सा संचारी रोग है? विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेबल डिसीज? कौन सा कम्युनिकेबल डिसीज है? कमेंट करिए अपना आंसर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, रेबीज। रेबीज एक कम्युनिकेबल डिसीज है। बाकी जो सभी दी गई हैं वो नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज हैं। कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल क्या होती हैं, थोड़ा समझ ले। कम्युनिकेबल का मतलब होगा जो एक से दूसरे में फैल जाएंगी, एक व्यक्ति से, एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे इन्फेक्टेड पर्सन में फैल जाएंगी, उसे कहेंगे कम्युनिकेबल। नॉन कम्युनिकेबल का मतलब है एक से दूसरे में नहीं फैलेंगी। ओके, इसे नॉन कम्युनिकेबल कहा जाता है। अभी हम बात करेंगे थोड़ा डिटेल्स में, आप वहाँ पर समझ सकते हैं। ओके, यहाँ पर देख लें, रेबीज कैसी बीमारी है? ये कम्युनिकेबल डिसीज है। हिंदी में लिखना चाहे तो लिख लें संचारी बीमारी है। कैसी? संचारी बीमारी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। आप पढ़ लें अपनी स्क्रीन पर, फिर अपना आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पे दिया गया है गैर संचारी बीमारी, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज निम्न में से कौन सी है? विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन कम्युनिकेबल डिसीज? अब पढ़ लें अपने आंसर ऑप्शन। नॉन कम्युनिकेबल डिसीज कौन सी है? क्या होगा इसका राइट आंसर? कमेंट करिए अपना आंसर। मतलब वो कम्युनिकेबल नहीं है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्या? ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस जो है ये नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज है। ओके, किसी को अगर ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है तो किसी को छूने या पकड़ने या किस करने या सेक्स करने से नहीं फैलती। ठीक है, कौन? ऑस्टियोपोरोसिस, क्योंकि ये मिनरल्स की कमी से होती है। मिनरल्स वो कौन सा होता है? कैल्शियम की कमी से होता है। तो ध्यान में रखना है, ये कैल्शियम की कमी से होने वाली बीमारी है। बाकी रेबीज क्या होता है? जानवरों के, कुत्तों के काटने से हो जाती है। ठीक है, तो मतलब एक व्यक्ति या एक जानवर से दूसरे में भी फैल जाता है। फ्लू भी क्या होता है? खांसने छींकने से हो जाता है। एड्स क्या होता है? सेक्सुअल कंटेक्ट से फैलता है। ओके, तो इसमें जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है वो कौन सी है? ऑस्टियोपोरोसिस। नॉन कम्युनिकेबल डिसीज का मतलब होता है कि वो बीमारी एक से दूसरे में किसी को टच करने, छूने या उसके साथ खाना खाने से नहीं फैलेगी। ओके, और हिंदी में इसे गैर संचारी बीमारी भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर है 7। गैर संचारी बीमारी, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज निम्न में से कौन सी नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन कम्युनिकेबल डिसीज? कौन सी नहीं है नॉन कम्युनिकेबल डिसीज? आपको बताना है अपना आंसर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, इबोला। इबोला एक वायरस होता है, काफ़ी संक्रमण फैलाता है और काफ़ी चर्चा में भी रहता है। पिछले वीडियो में हमने इसमें बात किया था काफ़ी लंबे समय पहले। इसे हम नेक्स्ट वीडियो में और कवर करेंगे। जीका वायरस, इबोला वायरस, इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अभी आप यहाँ पर समझे, जो नॉन कम्युनिकेबल का डिसीजेज नहीं है वो कौन सी नहीं है? इबोला वायरस है, क्योंकि ये क्या है? कम्युनिकेबल डिसीज है। बाकी जो दिए गए हृदय रोग, मधुमेह, कैंसर, ये सब क्या है? नॉन कम्युनिकेबल है। इबोला नॉन कम्युनिकेबल नहीं है। ओके, तो ध्यान में रखना है आपने, ये पढ़ लें। इबोला इज नॉट नॉन कम्युनिकेबल डिसीज बिकॉज, क्योंकि इट इज़ द कम्युनिकेबल डिसीज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पे दिया गया बूंद संक्रमण, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन निम्न में से कौन सा है या कौन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज आ ड्रॉपलेट इन्फेक्शन? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बताएं अपना आंसर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है ये। इसका जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पर लिखा है कुकुर खांसी। क्या लिखा है? कुकुर खांसी। इसी को वूपिंग कफ भी कहा जाता है। ये क्या है? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के माध्यम से फैलने वाली बीमारी है। तो ध्यान रखना है, कभी कभी यहाँ पर आपको वूपिंग कफ ना लिख के पर्ट्योसिस लिखा जाता है। क्या? पर्ट्योसिस। तो वूपिंग कफ का मतलब होता है पर्ट्योसिस, या पर्ट्योसिस का मतलब क्या होता है? पर्ट्योसिस का मतलब वूपिंग कफ। तो ध्यान में रखना है, कुकुर खांसी या वूपिंग कफ या पर्ट्योसिस, ये क्या है? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के माध्यम से फैलने वाली बीमारियाँ हैं। नेक्स्ट है, यहाँ पर समझ लें, ये एक क्वेश्चन और बन जाता है एग्जाम्स में आपसे।
जब काफ़ी पेपर थोड़ा सा टफ होता है कि इस बैक्टीरिया का नाम बताइए जिसके लिए वूपिंग कफ, जिसके द्वारा वूपिंग कफ हो जाता है, मतलब काली खांसी हो जाती है, तो उस बैक्टीरिया का नाम ये है क्या, ये लिखा है बारटेला परट्यूसिस। ये लिखा है बार्डीटेला परट्यूसिस, ये है कुकुर खांसी जिसे काली खांसी या वूपिंग कफ कहा जाता है। वो इसके लिए जो जिम्मेदार बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है, उसके लिए ये है। हिंदी इंग्लिश में दोनों में मेंशन है, यहाँ पर देख लें आप। ये लिखा है बार्डीटेला परट्यूसिस, ये एक बैक्टीरिया का नाम है, मतलब जीवाणु का नाम है, तो आप लिख लें अगर लिखना हो तो। और नेक्स्ट पॉइंट पे मेंशन है, यहाँ पर देख लें, इन्फ्लुएंजा वायरस, रुबेला, डिप्थीरिया स्प्रेड बाय ड्रॉपलेट। इनके अलावा भी आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, लास्ट में और बताएंगे ताकि प्रैक्टिस हो जाएगी आपको सॉल्व करते करते। ये डिप्थीरिया, रुबेला और इन्फ्लुएंजा ये ड्रॉपलेट के माध्यम से होने वाली डिसीजेज हैं या ड्रॉपलेट के माध्यम से फैलती। क्वेश्चन नंबर है 9। क्वेश्चन नंबर 9 पे दिया गया क्रॉनिक बीमारी, क्रॉनिक डिसीज निम्न में से कौन सी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्रॉनिक डिसीज? कौन सी है क्रॉनिक डिसीज? कमेंट करें आंसर अपना। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा एड्स। अब समझ लेते हैं क्रॉनिक डिसीज क्या होती हैं। ऐसी बीमारियां जो बहुत लंबे समय तक रहती हैं, ऐसी बीमारियां जो बहुत लंबे समय तक रहती हैं या ठीक नहीं होती, उनको कंट्रोल तो किया जा सकता है पर वो पूरी तरह से ठीक नहीं होती, ऐसी बीमारियों को क्रॉनिक डिसीजेज कहा जाता है। क्या? क्रॉनिक डिसीजेज कहा जाता है। तो ध्यान में रखना है, ये बहुत लंबे समय तक बीमारियां रहती हैं, जैसे कि एड्स एग्जाम्पल के रूप में। तो यहाँ पर यही पूछा गया था क्रॉनिक डिसीजेज कौन सी है। ओके, तो एड्स क्या है? एक क्रॉनिक डिसीज है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से कौन सी क्रॉनिक बीमारी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्रॉनिक डिसीज? अब आपको फिर बताना है यहाँ पर क्वेश्चन पे कौन सी क्रॉनिक डिसीजेज है, कौन सी है, कमेंट करिए अपना आंसर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्या? ये सभी बीमारियां जितनी दी गई हैं ना, ये सभी क्रॉनिक डिसीजेज हैं। आर्थराइटिस, डिप्रेशन, हार्ट डिसीजेज, ऑल ऑफ दिस, ठीक है, ये सभी बीमारियां कैसी हैं? क्रॉनिक डिसीज, बहुत लंबे समय तक रहने वाली बीमारियां। क्रॉनिक डिसीज किसे कहा जाता है? एक बात समझ ले, कितने महीने से अगर वो ज़्यादा बीमारी ठहरती है तो उसे क्या कहेंगे? क्रॉनिक डिसीज कहेंगे। 3 महीने से ज़्यादा जो बीमारी ठहरेगी किसी भी पर्सन में उसे कहेंगे, या इससे भी लंबे समय तक रहती हैं या लॉन्ग टाइम तक रहती हैं तो उसे क्रॉनिक डिसीज कहा जाता है। एट लीस्ट 3 मंथ, कम से कम 3 महीने तक उस पर्सन में रहेगी वो बीमारी तो उसे क्रॉनिक डिसीज कहा जाएगा। ओके, यहाँ पर देख ले, आर्थराइटिस, डिप्रेशन, हार्ट डिसीजेज, ये एक प्रकार की क्या है? क्रॉनिक डिसीजेज है। लेकिन अभी हम बताएंगे क्रॉनिक डिसीजेज में हार्ट डिसीज की कई डिसीजेज होती हैं, लेकिन हार्ट अटैक नहीं आता, क्योंकि हार्ट अटैक क्या होता है? बहुत ही शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड होता है, ठीक है, बहुत ही थोड़े समय के लिए हार्ट अटैक होता है, तो इसलिए वो हार्ट अटैक एक अपवाद है इस पर, ठीक है। हार्ट डिसीजेज बहुत प्रकार की होती है, लेकिन हार्ट अटैक जो होता है, हार्ट डिसीजेज कई प्रकार की होंगी, लेकिन जो हार्ट अटैक होगा वो क्रॉनिक नहीं होगी, क्योंकि वो लंबे समय तक नहीं रहती, वो थोड़े से समय तक रहती है, कुछ सेकंड या कुछ मिनट तक, ठीक है। उसका टाइमिंग जो भी होता है सेकंडों में होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर है 11, निम्न में से कौन क्रॉनिक डिसीज नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्रॉनिक डिसीज? उम्मीद है आप समझ गए होंगे, अब अपना आंसर फाइंड कर सकते हैं, बता सकते हैं अपना आंसर जो क्रॉनिक डिसीज नहीं है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ब्रोकन बोन्स, मतलब हड्डी जो टूट जाती है, ये जुड़ भी जाती है, ठीक है, ये क्या होती है? जुड़ भी जाती है इजीली, 1 से 2 महीने में, 15 दिन में, 20 दिन में, ठीक है, वो तो उसकी बॉडी के अकॉर्डिंग पता चलता है, लेकिन ये क्या है? ठीक हो जाती है जल्दी से, 15 दिन, 20 दिन, 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 10 दिन, 1 महीना के अंदर, 2 महीने के अंदर ये बंदा ठीक हो जाएगा। कोई भी ब्रोकन बोन का मतलब होता है जो हड्डी टूट जाती है, ठीक है। बाकी जो सभी दी गई है ना, मोटापा, ऑस्टियोपोरोसिस, उच्च रक्तचाप, ये काफ़ी लंबे समय तक रहने वाली बीमारियां हैं। उम्मीद है थोड़ा बहुत समझ गए होंगे आप। ब्रोकन बोन इज नॉट क्रॉनिक डिसीज, तो फिर ये कैसी होगी? ये मतलब एक्यूट डिसीज होगी। ओके, चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। अब समझें आप क्रॉनिक एक्यूट में डिफरेंस क्या है, ठीक है। पहले थोड़ी सी डिफिनेशन समझ लें इसके बारे में। एक्यूट डिसीजेज वो डिसीजेज होंगी जो थोड़े समय तक रहेंगी, उसे एक्यूट डिसीज कहा जाएगा। क्रॉनिक डिसीजेज क्या होती है? बहुत लंबे समय तक रहेंगी, उसे क्रॉनिक डिसीजेज कहा जाएगा। एक्यूट शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, और ये क्या होगा? लॉन्ग पीरियड ऑफ द टाइम। कौन सी? क्रॉनिक वाली। उम्मीद है क्वेश्चन आप पढ़ लें, फिर आंसर बताएं अपना। एक्यूट बीमारी निम्न में से कौन सी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्यूट डिसीज? कौन सी है एक्यूट डिसीज? अभी हमने बताया था इसका आंसर सी होगा।
क्या हार्ट अटैक ये एक्यूट डिसीज है? हार्ट डिसीजेज लिखा होता है या हार्ट हृदय रोग लिखा होता है तो हम कहते हैं उसे कि क्या है, वो एक्यूट डिसीज नहीं है। यहाँ पर लेकिन क्लियर कर दिया गया, हार्ट अटैक मेंशन किया गया है। तो आपको ध्यान में रखना है कि हार्ट अटैक क्या होता है, बहुत ही थोड़े टाइम के लिए हार्ट अटैक, अगर किसी को हार्ट अटैक पड़ता है ना तो बहुत थोड़े समय के लिए पड़ता है, ठीक है। तो इसमें जो आंसर होगा एक्यूट डिसीज कौन सी है, हार्ट अटैक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। यहाँ पर आप देख लें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। क्वेश्चन नंबर है हमारा 13 नंबर पढ़ लें यहाँ, फिर आंसर बताएं। निम्न में से एक्यूट बीमारी, एक्यूट डिसीज कौन सी नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्यूट डिसीज। अब पढ़ें अपना आंसर, अब आपको पता हो गया होगा क्या होती है एक्यूट डिसीजेज। अब बताएं अपना आंसर। सॉरी, अब इसमें पूछा गया था कि कौन सी नहीं है, तो इसमें कौन सी नहीं है? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, डायबिटीज, मतलब मधुमेह नहीं है। डायबिटीज एक्यूट डिसीज नहीं है क्योंकि बहुत लंबे समय तक रहने वाली बीमारी है। बाकी जो सभी दी गई, कॉमन कोल्ड, ब्रोकन बोन और फ्लू, ये थोड़े थोड़े, फ्लू का मतलब होता है थोड़ा बहुत खांसी जुकाम हो जाता है, उसे फ्लू कहा जाता है, ओके, इस तरह समझ सकते हैं आप। और जो ऑप्शन ए पे डी पे दिया गया है, ये क्या है? ये एक प्रकार की क्रोनिक डिसीज है, इसलिए ये एक्यूट डिसीज नहीं है। नेक्स्ट है, यहाँ पर आप समझ लें, क्वेश्चन नंबर है 14। ये देखना चाहे तो देख लें, ये क्या है, एक प्रकार की एक्यूट डिसीज नहीं है। इसका मतलब डायबिटीज कैसी होगी? क्रोनिक। क्रोनिक का मतलब क्या है? लंबे समय तक रहने वाली बीमारियां। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ लें, फिर अपना आंसर बताएं। निम्न में से कौन सी एक्यूट बीमारी या डिसीज है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्यूट डिसीज। कौन सी है एक्यूट डिसीज? इस पे ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ये जितनी दी गई है ना सभी एक्यूट डिसीज के अंतर्गत आती है। कॉमन कोल्ड जो छोटा मोटा जो सर्दी जुकाम हो जाता है जनरली सभी को, तो ये क्या है? एक प्रकार की एक्यूट डिसीज। एक्यूट डिसीज का मतलब छोटे समय तक रहने वाली बीमारियां। ब्रोकन बोन, कभी भी छोटी मोटी मतलब हड्डी टूट जाए या बोन्स टूट जाती है फिर भी जुड़ जाती है, ठीक है। अस्थमा अटैक, ये भी ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रहता, ठीक है। अस्थमा अटैक जब होता है, जिस तरह हृदय अटैक होता है, ठीक है, हार्ट अटैक, तो ये क्या है? इसमें एक्यूट डिसीज के सभी एग्जाम्पल राइट है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन है यहाँ पर 15 नंबर पढ़ लें आप सॉल्व करते करते कंप्लीटली आपको याद हो जाएगा, ओके। और अच्छे से आप समझ गए होंगे क्रोनिक एक्यूट पे डिफरेंस क्या होता है, कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल पे डिफरेंस क्या होता है, ओके। अब 15 नंबर पढ़ लूँ। क्वेश्चन नंबर, क्रोनिक रोग निम्न में से कौन सी है या कौन सा रोग है क्रोनिक, इसमें बताना है आपको, या कौन सी बीमारी विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्रोनिक डिसीज, कौन सी है भाई? ऑप्शन इसका डी राइट आंसर होगा। अल्जाइमर रोग, गठिया, आर्थराइटिस जिसे कहा जाता है, हाई कोलेस्ट्रॉल, ये सभी क्या है? हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से हृदय रोग हो जाते हैं, ठीक है। हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से हृदय रोग हो जाते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है जो क्रोनिक डिसीज कौन सी हैं, ये सभी हैं क्रोनिक डिसीज, ओके। चलिए यहाँ पर समझ लेते हैं थोड़ा, ये जितनी दी गई हैं, आर्थराइटिस, बीपी, हाई बीपी, अल्जाइमर डिसीज, ये सभी क्या हैं? क्रोनिक डिसीज के एग्जाम्पल हैं। क्वेश्चन नंबर है 16 पढ़ लें यहाँ, फिर अपना आंसर बताएं। निम्न में से कौन एक्यूट डिसीज है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज आ एक्यूट डिसीज। ये सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमने जितना भी है A to Z पूरा डिसीजेज कवर किया है इसमें, ठीक है। तो इसलिए आपको वीडियो के स्किप नहीं करना, एक बार समझ ले, एक बार पढ़ लें, फिर इसके बाद हम इसकी प्रैक्टिस करा देंगे। इसके ज़्यादा इससे बाहर कुछ नहीं आता है एक्यूट, कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज में, ओके। जितना हमने कवर किया इतना आपके लिए एनफ है और क्लाइमेक्स है A to Z है, ओके। निम्न में से कौन सा एक्यूट डिसीज है? अब आपको इस पे बताना है कौन सा एक्यूट डिसीज है। इस पे ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ये जितनी दी गई है सभी है, फ्लू, कॉमन कोल्ड और ये जो लिखा है रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, ये सभी क्या है? एक्यूट डिसीज के एग्जाम्पल हैं या एक्यूट डिसीजेज बीमारियां हैं। तो ध्यान में रखना है अपने, यहाँ पर अगर देखना चाहें तो देख लें आप, ये मेंशन है यहाँ पर ये सभी। क्वेश्चन नंबर है 17 नंबर पे दिया गया, निम्न में से कौन सी वेक्टर जनित बीमारी है, या वेक्टर बॉर्न कहते हैं या वेक्टर जनित बीमारी कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर बॉर्न डिसीज, कौन सी है वेक्टर बॉर्न डिसीज? ऑप्शन ए पे सफ़ा दिख रहा है, ठीक है। ऑप्शन ए पे जो दिख रहा है ना, यही है ऑप्शन। क्या? मलेरिया। मलेरिया एक वेक्टर बॉर्न डिसीज है। अभी हम बताएंगे आपको कौन कौन सी होती हैं, सारी कंप्लीट कर देंगे जितनी होती हैं अभी तक, ओके। मलेरिया इज अ वेक्टर बॉर्न डिसीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ लें आप, ये 18 नंबर पे, 18 नंबर पढ़ लें क्वेश्चन, फिर अपना आंसर बताएं, कोशिश करें अपना आंसर बताने की। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सी वेक्टर बॉर्न डिसीज नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर बॉर्न डिसीज। अब बताना है आपको कौन सी नहीं है, बाकी सभी हैं एक को छोड़ के वेक्टर बॉर्न।
इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ओके, ये वेक्टर बॉर्न डिसीज नहीं है, हाई बीपी। बाकी जो दिए गए हैं ना, ये वेक्टर बॉर्न डिसीजेज हैं। कौन कौन? ये लिखा है वेस्ट नाइल वायरस, पश्चिमी नाइल विषाणु, मलेरिया, ये क्या है? वेक्टर बॉर्न डिसीजेज हैं जो हाई बीपी है। ऑप्शन सी पे ये इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि ये वेक्टर बॉर्न डिसीज नहीं है। नेक्स्ट है, यहाँ पर आप समझ लें क्वेश्चन नंबर 19। अब यहाँ पर हम बात करेंगे एसटीडीएस डिसीजेज। निम्न में से कौन सी यौन संक्रमित बीमारियां या एसटीडीएस हैं? अब समझ ले, पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एसटीडीएस का मतलब होता है ऐसी बीमारियां जो सेक्सुअल कांटेक्ट के माध्यम से एक से दूसरे में फैल जाती हैं, उसी को यौन संक्रमित बीमारियां या एसटीडीएस डिसीजेज कहा जाता है या सेक्सुअल डिसीजेज कहा जाता है। ओके, तो अब आपको बताना है इस पे कौन सी है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा PID, पेल्विक इन्फ्लामेटिव डिसीज, पेल्विक इन्फ्लामेटिव डिसीजेज। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ये क्या है? एसटीडीएस डिसीज है, मतलब सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेज है या सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है। कभी कभी STI लिख के आता है, ठीक है, तो ध्यान में रखना है। इसका मतलब भी होता है वही जो मतलब STD का होता है, इसका मतलब होता है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। तो ध्यान में रखना है। अपने क्वेश्चन नंबर है, पढ़ ले 20 पे दिया गया है, निम्न में से कौन सी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज का उदाहरण नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेज। अब आपको बताना है कौन सी नहीं है। साफ साफ दिख रहा है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ओके, गुनोरिया, सिफिलिस और जिनाइटल हर्पीज। जिनाइटल से ही पता चलता है ये क्या है, कहाँ से रिलेटेड होगा। ओके, आपको पता होगा यहाँ से। तो ये गुनोरिया, सिफिलिस और ये HS1 और HSV2, ठीक है, ये सभी क्या है? ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज हैं, ऑप्शन डी को छोड़ के। क्योंकि ऑप्शन डी पे जो मेंशन किया गया है ना, डायबिटीज, ये मधुमेह जिसे कहा जाता है, ये इंसुलिन की कमी से हो जाता है। किसकी कमी से? इंसुलिन की कमी से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 पे दिया गया, निम्न में से कौन सी गैर संचारी बीमारी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। नॉन कम्युनिकेबल डिसीज कौन सी है? इस पे आपको ये बताना होगा, इस पे कौन सी है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज ये सभी हैं, ठीक है। मोतियाबिंद, क्रोनिक डिसीज, अल्जाइमर रोग जो होता है, अल्जाइमर डिसीज, ये क्या है? सभी गैर संचारी बीमारियां। ये संचार नहीं होती, मतलब एक दूसरे को हाथ पकड़ने से नहीं फैलती। ओके, तो ध्यान में रखना, या किस करने से किसी प्रकार से नहीं फैलती। तो ये कैसी है? गैर संचारी, मतलब नॉन कम्युनिकेबल। ओके, यहाँ पर देखना चाहें तो इंग्लिश में देख लें, और ये मेंशन भी है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर है 22 पढ़ ले, फिर अपना आंसर बताएं। कोशिश करें अपना आंसर बताने की, बताया करें, इसी बहाने आपकी प्रैक्टिस भी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर है 22, यौन संचारित एसटीडीएस निम्न में से कौन सी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ये लिखा है क्लैमाइडिया। क्लैमाइडिया क्या है? एसटीडीएस है या STI है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज है। बाकी जो दी गई हैं BCD ये सभी गलत हैं। ओके, ये जो एसटीडीएस डिसीज है कौन सी है? क्लैमाइडिया है। कई बार हमने इसका जिक्र भी किया है और कई बार बताया भी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 23 पे दिया गया, निम्न में से कौन संचारी रोग है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कम्युनिकेबल डिसीज। अब आपको बताना है कम्युनिकेबल, जो एक से दूसरे में फैल जाती है। तो कौन सी है कम्युनिकेबल डिसीज? कमेंट करिए आंसर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। हंता वायरस, मेजल्स, क्षय रोग जिसे ट्यूबरक्लोसिस कहा जाता है, ये सभी क्या है? राइट आंसर। ओके, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। संचारी रोग या कम्युनिकेबल डिसीज, हंता वायरस काफ़ी चर्चा में रहता है। जिस तरह कोरोना वायरस है ना, उसी तरह ये भी है, बहुत चर्चा में रहा भी हाल ही में। इसके भी चाइना में, चीन में मामले मिले थे, अमेरिका में भी काफ़ी मिले इसके मामले, लेकिन अभी बहरहाल कंट्रोलिंग में है। तो ध्यान में रखना है, ये भी क्या है? एक प्रकार की कम्युनिकेबल डिसीजेज है, हंता वायरस, मेजल्स और ट्यूबरक्लोसिस। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, संचारी रोग। नेक्स्ट है, यहाँ पर देखना चाहें तो देख ले आप। क्वेश्चन नंबर है 24 पे दिया गया है, पढ़ ले क्वेश्चन।
निम्न में से बिंदुक संक्रमण कभी कभी लिख के आएगा, जो हिंदी मीडियम से लिख लें इसे बूंद संक्रमण भी मिलता है कभी कभी। क्या? बूंद संक्रमण, इसी को इंग्लिश में कहते हैं ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के माध्यम से हो सकता है। बताना है आप कौन सा ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के माध्यम से मतलब हो सकता है, या किसके द्वारा होता है। यहाँ पर ये पूछा गया किसके माध्यम से ये हो सकता है। ओके, ड्रॉपलेट जो इन्फेक्शन फैलता है वो किसके माध्यम से फैलता है? खांसने से मतलब कफिंग से, छींकने से, स्नीजिंग से और चुम्बन से मतलब किस करने से भी फैलता है। कौन? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। तो ध्यान में रखना है, काफ़ी सावधानियां बरतें जो लोग भी ये सब कार्य करते हैं, मतलब इस तरह रहते हैं। ओके, कफिंग से, स्नीजिंग से, हाथ जब भी किसी को खांसना हो या छींकना हो तो क्या है, रुमाल का यूज करें या किसी टिश्यू पेपर का यूज करें। ओके, बशर्ते किस करते समय नहीं ऐसा करें, फिर भी सावधानी बरतें, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से बूंद संक्रमण ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन सी बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, डिप्थीरिया। ये कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है अब तक। जो बूंद संक्रमण है ना, बूंद संक्रमण बीमारी कौन सी है या बूंद संक्रमण के माध्यम से फैलती है, इसी को ड्रॉपलेट इन्फेक्शन कहा जाता है। डिप्थीरिया इसका राइट आंसर होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी है। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है आपने। डिप्थीरिया क्या होता है? गले में टॉन्सिल और नाक को प्रभावित करता है। किसे? गले में टॉन्सिल और नाक को प्रभावित करता है। कौन? डिसीज इज डिप्थीरिया। ओके, अगर आपसे बैक्टीरिया बाय द वे पूछ लिया जाए ना, तो कि जो डिप्थीरिया डिसीज हो जाती है, इसका जो बैक्टीरिया का नाम क्या है? ये नाम है, ये लिखा है कैरनी बैक्टीरियम डिप्थेरी। हिंदी में यहाँ पर देख ले, कैरनी बैक्टीरियम डिप्थेरी। इंग्लिश में यहाँ पर इतने से काम चल जाएगा आपका। ये लिखा है कैरनी बैक्टीरियम, इतना ही मोस्टली मिलता है एग्जाम्स में कि डिप्थीरिया के लिए जो जिम्मेदार है वायर क्या नाम, बैक्टीरिया। ये डिप्थीरिया जो बीमारी होती है ना, ये किसके द्वारा हो जाती है? ये बैक्टीरिया के माध्यम से होती है। ओके, यहाँ पर देख लें क्वेश्चन नंबर 26, पढ़ लें फिर अपना आंसर बताएं। प्लेग निम्न में से किसके द्वारा फैलता है? द प्लेग इज स्प्रेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। किसके द्वारा फैलता है प्लेग? काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन पूछा बहुत जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, माइस के द्वारा, बाय द माइस या चूहों के द्वारा फैलता है। किसके द्वारा? चूहों के द्वारा। मान लो कि ऑप्शन सी पे यहाँ चूहा ना मेंशन होता, क्या होता? चूहा ना लिखा होता, तो फिर क्या लिखा होता बताओ? रोडेंट्स लिखा होता। क्या? रोडेंट्स। रोडेंट्स का मतलब यही होता है कि जो छोटे स्मॉल एनिमल्स होते हैं जिनके दांत बहुत नोकीले होते हैं, उन्हें रोडेंट्स कहा जाता है। ओके, ये एक टर्म्स इनके लिए यूज किया जाता है, रोडेंट्स। बाय द वे मान लो चूहा ना मिले आपको, क्योंकि पब्लिक सर्विस कमीशन में रोडेंट्स दिया गया था, एक समय था पिछले 2018 में शायद, रोडेंट्स दिया गया। जो प्लेग डिसीज होती है किसके माध्यम से होती है? जो स्मॉल एनिमल्स या रोडेंट्स होते हैं उनके माध्यम से होती है, क्योंकि चूहों के क्या होते हैं? बहुत नोकीले दांत होते हैं। ओके, तो प्लेग चूहों के द्वारा फैलता है। ओके, चलिए थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ पर ये नाम बहुत पूछा जाता है, इसका बैक्टीरिया का नाम क्या है? ये लिखा है यर्सीनिया पेस्टिस, इस बैक्टीरिया का नाम होता है प्लेग वाले। प्लेग के बैक्टीरिया का नाम क्या है? यर्सीनिया पेस्टिस। अगर लिखना चाहें तो इसे इंग्लिश में लिख ले, जो भी हिंदी मीडियम से भी हैं, ठीक है। ये लिखा है यर्सीनिया पेस्टिस। ये इसके माध्यम से जो होता है बीमारी, वो कौन सा होता है? प्लेग होता है। और इसे काली मौत भी कहा जाता है। क्या? ब्लैक डेथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये यूपीएससी में पूछा गया है क्वेश्चन। ब्लैक डेथ नाम से किसे जाना जाता है? प्लेग को जाना जाता है। किसे? काली माता, काली मौत, इसे हिंदी में कहा जाता है क्या? काली मौत कहा जाता है। ओके, दिस बैक्टीरिया इज फाउंड इन अ स्मॉल रोडेंट एंड देयर फ्लीज एंड ऑकर्स इन द मैनी एरियाज ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूड द यूनाइटेड स्टेट्स। इस पर क्या होता है? मोस्टली ये पूरी दुनिया में पाया जाता है। ये क्या नाम, यर्सीनिया पेस्टिस या जो प्लेग होता है बीमारी। द प्लेग इज अ सीरियस बैक्टीरियम इन्फेक्शन दैट कैन बी डीटली समटाइम्स रिफर टू द ब्लैक, ये लिखा है ब्लैक प्लेग, कभी कभी ब्लैक प्लेग कहा जाता है, या इसे ब्लैक डेथ, इसका जो सरनेम है ना, बहुत जो बुलाया जाता है नाम, इसको चाहता हुआ नाम है, काली मौत के नाम से जाना जाता है या ब्लैक डेथ कहा जाता है। कभी कभी हिंदी इंग्लिश दोनों में एक तरह मिल जाता है, ब्लैक डेथ या काली माता। तो ध्यान में रखना है, प्लेग को ही कहा जाता है। बैक्टीरिया जिम्मेदार ये ब्रैकेट वाला है जिसमें हम गोला कर रहे हैं, ठीक है। इसको ध्यान रखें क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हायर लेवल एग्जाम तक में बहुत बार पूछा गया है, पीसीएस तक में आया है कई बार, कि जो प्लेग का जो बैक्टीरिया होता है उसका नाम क्या होता है? ये होता है। ओके, यर्सीनिया पेस्टिस। तो इंपॉर्टेंट है आपके लिए हर तरफ से। क्वेश्चन नंबर है 27, भारत से स्मॉल पॉक्स कब खत्म किया गया था? व्हेन वाज स्मॉल पॉक्स इराडिकेटेड फ्रॉम इंडिया? ये आपके लिए क्वेश्चन है, इसे आपको बताना होगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। कोशिश करें, सभी को आता होगा, मैंने कई बार इसे बताया भी है, पढ़ाया भी है। ओके, तो इसका सब लोग आंसर जरूर दें। चलिए अब रिवीजन कर लेते हैं
क्योंकि काफ़ी कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन थे, तो हो सकता है आपको काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हो। ओके, तो चलिए समझ लेते हैं। कम्युनिकेबल डिसीज, जो संचारी रोग होते हैं, कम्युनिकेबल डिसीज इज एनी डिसीज, एक प्रकार की बीमारी होती है डेट पासिस बिटवीन पीपल और एनिमल्स, जो पीपल्स और एनिमल्स के माध्यम से क्या होती है, फैल जाती है। ओके, इसे ट्रांसमिसिबल डिसीज के नाम से भी जाना जाता है, कम्युनिकेबल डिसीज को। ओके, और अब इसके बारे में बात करते हैं, एग्जाम्पल कौन से होते हैं। कोरोना वायरस, कोविड-19, इबोला वायरस, ये फ्लू, और हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, HIV, एड्स, ये कम्युनिकेबल डिसीज के माध्यम से बात कर रहे हैं, जो कम्युनिकेबल डिसीज हैं। ओके, रेबीज, पर्ट्यूसिस, MRSA, हंता वायरस, ट्यूबरकुलोसिस, जीका वायरस, STDs, मीजल्स, ये सभी क्या है, कम्युनिकेबल डिसीज। इससे ज़्यादा आपके एग्जाम्स में कभी नहीं पूछता, ना पूछेगा कभी। ओके, अभी तक जब भी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसी के अंतर सब आ जाते हैं। ठीक है, इसी के अंदर कम्युनिकेबल डिसीज की बात कर रहे हैं केवल। ठीक है, अब नॉन कम्युनिकेबल में समझ लेते हैं। कम्युनिकेबल आ जाएगा आपको, तो नॉन कम्युनिकेबल आप यूजुअली समझ जाएंगे। ओके, बशर्ते आपको हिंदी में पता होना चाहिए। गैर संचारी बीमारी कहते हैं, मतलब जो एक से दूसरे में ना फैले। हिंदी इस तरह पता होनी चाहिए आपको कि जो एक से दूसरे में ना फैले, उसे नॉन कम्युनिकेबल कहेंगे। एक प्रकार की डिसीज होती है नॉट ट्रांसमिटेबल डायरेक्टली वन पर्सन टू अनदर पर्सन, मतलब ये डायरेक्टली एक पर्सन से दूसरे पर्सन में डायरेक्टली नहीं फैलती। ठीक है, इसी को नॉन कम्युनिकेबल कहेंगे। अब एग्जाम्पल के तौर पर समझ लेते हैं कौन सी बीमारियां हैं जो डायरेक्टली नहीं फैलती, जैसे कि कैंसर आ गया, हार्ट डिसीज आ गया, क्रोनिक किडनी डिसीज आ गया, डायबिटीज, मधुमेह, अल्जाइमर रोग, स्ट्रोक्स, ऑस्टियोपोरोसिस, मधुमेह मतलब पार्किंसन रोग, ये सभी बीमारियां जो है नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज के अंतर्गत आती हैं। ओके, अगर आपको कोई भी बीमारी के बारे में पता ना हो, ना जानते हो, तो बेहिचक आप कमेंट करें, हम उसका समाधान जरूर निकालेंगे। ओके, आपको बताएंगे अच्छे से आपको क्या है वो चीज़। ओके, क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 3 पे देख ले, पॉइंट नंबर 3 पे, एक्यूट डिसीजेज, एक्यूट बीमारी कौन कौन सी होती हैं। ऐसी बीमारियां जो थोड़े समय के लिए होती हैं या अचानक हो जाती हैं, बहुत 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 थोड़े दिन के लिए होती हैं। ठीक है, कुछ वीक के लिए होंगी या कुछ हफ्ते के लिए होंगी, उन्हें क्या कहा जाएगा, एक्यूट डिसीजेज कहा जाएगा। तो यहाँ पर आप इंग्लिश में पढ़ना चाहें पढ़ लें। एक्यूट इलनेस जनरली डेवलप सडनली एंड द लास्ट शॉर्ट टाइम ऑफ इन ओनली फ्यू डेज और द वीक्स। ओके, एग्जाम्पल यहाँ पर मेंशन है, समझ सकते हैं। ये सभी एक्यूट डिसीजेज हैं। कॉमन कोल्ड, फ्लू, बर्न, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा अटैक, निमोनिया, ये सभी, हार्ट अटैक, ब्रोकन बोन, ये सभी कैसी बीमारियाँ हैं, एक्यूट डिसीजेज है। ओके, ध्यान में रखना अपने। अब समझ लेते हैं यहाँ पर पॉइंट नंबर 4 पे मेंशन है क्रोनिक डिसीजेज। क्रोनिक डिसीजेज कौन सी होती है, अ डिसीज और द कंडीशन डेट यूजुअली लास्ट फॉर 3 मंथ और द लॉन्गर एंड में गेट वर्स ओवर टाइम, इट कैन यूजुअली कंट्रोल बट नॉट क्योर। ऐसी बीमारियां जो 3 महीने से ज़्यादा तक रहेंगी और जिनको कंट्रोल किया जा सकता है, बट उनका क्योर नहीं, मतलब उनका पूरी तरह से इलाज नहीं किया जा सकता। ठीक है, ऐसी बीमारियों को क्रोनिक बीमारियां कहेंगे। ओके, क्रोनिक डिसीज कहेंगे। कौन कौन सी आती हैं, ये सभी बीमारियां आती हैं जो ब्रैकेट इसमें गोला के अंदर हम कर रहे हैं, सर्कल के अंदर हैं। ठीक है, कैंसर, डायबिटीज, एड्स, आर्थराइटिस, ट्यूबरकुलोसिस, पार्किंसन डिसीजेज, डिप्रेशन, हाई ब्लड प्रेशर, ऑस्टियोपोरोसिस, और ये लिखा है सार्कोइडोसिस, अल्जाइमर डिसीजेज, ये सभी हैं। ओके, ये कैसी हैं, क्रोनिक डिसीजेज हैं, तो ध्यान में रखना है अपने। क्वेश्चन नंबर है, सॉरी यहाँ पर एक टर्म्स आया था सार्कोइडोसिस, ये क्या होता है। अब यहाँ पर समझ आ डिसीज कैरेक्टराइज्ड बाय द ग्रोथ ऑफ द टाइनी कलेक्शन ऑफ द इन्फ्लेमेशन सेल्स, ये लिखा है ग्रेनुलोमास लिखा इन एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी, मोस्ट कॉमनली द लंग्स एंड द लिम्फ नोड, but it can also affect eyes, skin, heart and the other organs। ये सार्कोइडोसिस एक प्रकार की बीमारी होती है। इसमें होता क्या है, जो सेल्स होते हैं, सेल्स में क्या होती है, सूजन आ जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है। ठीक है, सूजन आ जाती है और मोस्टली कहाँ आती है, लंग्स में और लिम्फ नोड्स में। ओके, यहाँ क्या होती है, कॉमनली सूजन आ जाती है सेल्स में और इन्फ्लेमेटरी हो जाती है। इसके द्वारा जो इफेक्टेड पार्ट होते हैं, बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं, वो कौन कौन से हैं, आँखें, स्किन, हार्ट। ये आँखें होती हैं, चमड़ा, स्किन और हार्ट। हृदय भी इसके द्वारा क्या होता है, इफेक्टेड होता है, और भी अदर ऑर्गन्स इफेक्टेड होते हैं। ये आपके समझाने के लिए था, अगर आप लिखना चाहें तो लिख लेने, भी कोई ज़रूरी नहीं। ठीक है, क्या होता है, सेल्स में इन्फ्लेमेशन आ जाती है, इतनी बात इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो छोटी छोटी सेल्स पाई जाती है, उनके सेल्स में सेल्स के कलेक्शन जो होता है, उस पर क्या होते हैं, इन्फ्लेमेशन, मतलब सूजन आ जाती है। यहाँ पर आप समझ लें सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेज, यौन संचारित बीमारियाँ, इट इज इन्फेक्शन दैट आर पास्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन थ्रू द सेक्सुअल कंटेक्ट।
ऐसी बीमारियां जो सेक्सुअल कांटेक्ट के माध्यम से एक से दूसरे में फैलती हैं उसी को एसटीडीएस या एसटीआई कहा जाता है। ओके, यहाँ पर समझ लिए गुनोरिया होता है, सिफिलिस होता है, एचपीवी होता है, जेनाइटल हर्पीज होता है, क्लाइमाइडिया ट्राइकोमोनासिस होता है। ठीक है, ये बीमारियां जो हैं सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज हैं, आप पढ़ लें या लिख लें। ओके, अगर लिखना चाहें, वरना इसे आप कई बार दोबारा प्रैक्टिस करेंगे तो 100% आपको कंप्लीट हो जाएगा। फिर है यहाँ पर 6 नंबर पर वेक्टर बॉर्न डिसीज, इन्फेक्शन दैट ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन एंड अदर्स एंथ्रोपोड्स सच एज द मॉस्किटो, टिक्स एंड फ्लीज। ये वेक्टर बॉर्न डिसीज होती है, आप देख लें यहाँ पर, जो मॉस्किटो, टिक्स और फ्लीज के माध्यम से फैलती हैं। एग्जाम्पल देखना चाहें तो यहाँ पर देख सकते हैं, एग्जाम्पल मेंशन है आपके लिए, डेंगू है, मलेरिया है, वेस्ट नाइल है, लिम्फ है, प्लेग, ये सभी कैसी हैं, वेक्टर बॉर्न डिसीजेज हैं, ये सभी वेक्टर बॉर्न डिसीज। यहाँ से आपके एग्जाम्स में 2 क्वेश्चन पक्के हैं। ठीक है, किसी भी एग्जाम्स में यहाँ से पूछ लिए जाते हैं हमेशा, कोई भी एग्जाम्स हो, किसी भी स्टेट का हो, अदर कंट्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ओके, नेपाल पाकिस्तान के लिए भी। ओके, तो ध्यान में रख के वो लोग भी बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन पढ़ लें, क्योंकि कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल, क्रोनिक, एक्यूट, ये डिसीजेज, एसटीडीएस, और वैसे भी आपको इन सब बीमारियों या डिसीजेज के बारे में जानकारी भी होनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी नॉलेजेबल ये क्वेश्चन होते हैं और एग्जाम्स में अक्सर यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, नहीं भी अच्छा लगा तो इसे एक लाइक कर देना। ओके, और चैनल पे नए से सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम डेली एक टेस्ट सीरीज अपलोड करते हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। ओके, और हाँ, ध्यान रखिए हमारा दूसरा चैनल है, जो लोग जीके जीएस करंट अफेयर की तैयारी करना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि हम वहाँ कवर कर रहे हैं अच्छे से, तो सभी लोग जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे देंगे। ओके, जितने भी लोग हैं सभी लोग थोड़ी सी हेल्प करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जीएस इंडिया रिसर्च सेंटर के नाम से चैनल है, उसे कमेंट बॉक्स में जहाँ आप कमेंट कर रहे हैं या करेंगे, और कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों जगह हम उसका लिंक दे देंगे, सभी लोग जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।